हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट किस तरीके से करी जाती है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले एक इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, तो मतलब 18 ईयर्स की मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब दो लोग हम एग्जाम्पल में लिखेंगे, एक मिस्टर ए जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट है एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट फॉर्म फिल करेंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म ये सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के हैं, इट कुड बी ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, 5पैसा, एंजल ब्रोकिंग, बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। ये सब कौन होते हैं? ब्रोकर होते हैं। तो ये अल्टीमेटली टाइड अप होते हैं विद अ स्टॉक मार्केट। एक मैंने बिल्डिंग बनाई है, आप इमेजिन करो कि चलो ये बिल्डिंग बना दी है सर ने, मेरी ड्राइंग बेटा बहुत अच्छी नहीं है। सो इट्स अ स्टॉक एक्सचेंज, फाइन। अब इंडिया में आप लोग जानते ही हो कि दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, बट एज अ प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 1993, but it was established in 1992, so we will write year of establishment. And then there is another stock exchange, that is Bombay Stock Exchange, which is the Asia's oldest stock exchange, that was established during the British rule in India in 1875. दोनों के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। अब इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले ब्रोकर को फॉर्म फिल करके देना होगा, इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इनको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अब ये वो रिक्वेस्ट शेयर करेंगे एक डिपॉजिटरी को जिनके साथ ये टाइड अप होंगे। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, एक है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरीज है जो मिस्टर ए की तरह जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके शेयर के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने लाइसेंस सिर्फ दो इंस्टीट्यूशंस को दिया हुआ है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट फॉर्म में स्टोर करने के लिए, दैट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी। अब जब ब्रोकर इनका टाई अप किसी भी डिपॉजिटरी के साथ करवा देगा जिनके साथ खुद ये टाइड अप होगा, फिर इनका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा कि जो भी ये ट्रेडिंग करेंगे इनके सर्टिफिकेट्स उस डिपॉजिटरी में ऑटोमेटिकली स्टोर होते रहेंगे जिनके साथ इनका ब्रोकर इनका टाई अप करवा देगा। अब एक दूसरे पर्सन को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस केस स्टडी में, दैट इज मिस्टर बी, जो एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं, रेगुलरली ट्रेड करते हैं। अब एक कंपनी के इनके पास शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 10 दैट ही हैज, तो 10 यूनिट है शेयर की, इक्विटी शेयर्स है और एक शेयर अभी फिलहाल मार्केट में 1000 रुपए के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ये डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी, मतलब इस कंपनी के शेयर्स को ये एग्जिट करना चाहते हैं, इन्होंने खरीदे सपोज करो 900 या 850 में थे, अभी इनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है एक शेयर के हिसाब से, तो ये चाहते हैं कि 10,000 रुपये इनके बैंक अकाउंट में आए। अब देखो ब्रोकरेज वगैरह सब लगेगी तो पूरे तो 10,000 नहीं मिलेंगे, बट ये इन्फॉर्मेशन अपने ब्रोकर को प्रोवाइड करेंगे। अब हो सकता है ये ट्रेड करते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपस्टॉक्स के एप्लीकेशन पे, और मिस्टर ए ने अपना अकाउंट बनाया ज़ेरोधा से, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाहे ज़ेरोधा हो, चाहे अपस्टॉक्स हो, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, वो अल्टीमेटली टाइड अप किसके साथ होंगे? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और उनकी सिक्योरिटीज कहाँ पर जाएंगे? इनका जो ये सर्टिफिकेट होगा इस कंपनी के शेयर का, वो या तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में होगा या फिर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड में होगा, किसी ना किसी एक में इनके ये सर्टिफिकेट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं और वो फॉर्मेट किसी को डिस्क्लोज नहीं करा जाता किस तरीके से इनके सर्टिफिकेट्स रखे गए हैं। अब जब ये इनके नाम पर हो जाएंगे, अगर ये खरीदना चाहेंगे तो उनका नाम और किस प्राइस पर खरीदे थे वो सब चीजें इनकी डिजिटली स्टोर हो जाएंगी इनके डीमैट अकाउंट में। अब सपोज करते हैं ये यही शेयर खरीदना चाहते हैं और अभी फिलहाल मार्केट में प्राइस चल रहा है 1000 रुपये एक शेयर का, और ये 1000 रुपये के हिसाब से 10 शेयर ही खरीदना चाहते हैं, तो ये तो मैच हो गया, बहुत बढ़िया। इन्होंने अपना अकाउंट लॉगिन करा और इन्होंने देखा कि जिस कंपनी के शेयर्स इनको चाहिए वो 1000 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहे हैं और 10 शेयर चाहिए तो ये 10,000 रुपये स्पेंड करने के लिए रेडी हैं। तो अगर ये ट्रांजैक्शन इमीडिएटली हो गई तो ये तो मैच हो गया। जिस 10,000 के प्राइस पे ये अल्टीमेटली बिड करना चाहते हैं, मतलब बाय करना चाहते हैं, जिसको हम बाय बोलते हैं बिडिंग को स्टॉक मार्केट में, उसी प्राइस पर ये ऑफर करने के लिए रेडी है जिसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, जिस प्राइस पे ये सेल करना चाहता है और जिस प्राइस पे ये बाय करना चाहता है, द मोमेंट इट इज मैच्ड, ठीक है, जब ये मैच हो गया तो इनका जो ब्रोकर है वो भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है, जहां पे ये देखो वेबसाइट पे ये एप्लीकेशन भी देखेंगे ना, ज़ेरोधा पे या अपस्टॉक्स पे, ये खुद थोड़ी देख रहा है कहीं पे, ये कहाँ पे देखेंगे? मिस्टर ए एप्लीकेशन पे उन्होंने देखा कि ये अवेलेबल है और मिस्टर बी ने अपने एप्लीकेशन में देखा कि एक बायर खरीदने के लिए रेडी है। तो व्हेन दिस मैच विल हैपन, तो
इनका ब्रोकर और उनका ब्रोकर क्या करेगा, यहाँ से ये माइनस कर देंगे शेयर्स डीमैट अकाउंट में से, क्योंकि इनको शेयर बेचने हैं, और इनका जो ब्रोकर होगा वो माइनस कर देगा यहाँ से कैश, या फिर आप बोलो बैंक बैलेंस, वट एवर यू वांट टू, क्योंकि देखो फिजिकली तो ट्रेड होता नहीं है, बैंक अकाउंट के थ्रू होता है। अब जो भी पैसा बैंक में है वो आपने कैश ही जमा करवाया होगा, या विड्रॉ करोगे तो वो कैश में ही आएगा, तो आप कुछ भी लिख दो कैश या फिर बैंक बैलेंस, आपका माइनस हो जाएगा किसका, मिस्टर ए का। ऑन द डे ऑन विच cash is being debited from Mr. A's account and shares are being debited from demat account of Mr. B is said to be the pay in day। क्या बोलेंगे इस डे को, जिस दिन ये हो रहा है, जिस दिन मैच हो गया, उस हम डे को बोलेंगे पे इन डे, दैट इज ऑल्सो डी टी डे। टी डे, टी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन डे। अब अगर सपोज करो ये सब काम हो गया है मंडे को, ऑल दिस इज हैपनिंग ऑन मंडे। मंडे को मिस्टर ए ने शेयर को बाय करने का ऑर्डर डाला जिस प्राइस पे मिस्टर बी सेल करना चाहते हैं, दैट इज हैपनिंग ऑन मंडे, दैट इज द ट्रांजैक्शन डे। एंड एज्यूमिंग द फैक्ट कि ट्यूसडे इज अ बिजनेस डे और अ वर्किंग डे, कोई मतलब पब्लिक हॉलीडे नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तो जो नेक्स्ट मतलब अगला दिन आएगा ट्यूसडे आएगा, इट विल बी प्लस वन मोर डे। मंडे इज द ट्रेड डे एंड ट्यूसडे इज नेक्स्ट डे टू मंडे, सो ऑन दिस डे we'll call it as a payout day because on this particular day मिस्टर ए के अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। इनको शेयर खरीदने थे, तो जो इनका ब्रोकर है, जो हम एग्जांपल ले रहे थे ज़रोधा वालों को, इनके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करने हैं, और जो मिस्टर बी है उनके बैंक बैलेंस में कैश आ जाना चाहिए, या बैंक बैलेंस वट एवर यू वॉन्ट टू से, वो आ जाना चाहिए। अब ये सब के बीच में क्या क्या होता है, क्या लीगैलिटीज होती हैं, उन सबको हम थोड़ा नोट्स में से रीड आउट कर लेते हैं। मैंने आपको इसकी समरी बता दी, हाउ ऑल दिस विल गो ऑन। लेट द फाइल गेट ओपन। सो हियर वी हैव द बुकिश लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए। परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज योर पैन कार्ड नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बर्थ और एड्रेस आपका, ठीक है, 10th क्लास सर्टिफिकेट में सब लिखा होता है वैसे ये सब। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जिससे आप ट्रेडिंग करोगे, आपका अमाउंट वहीं से ही डेबिट होगा। डिपॉजिटरी आप किसके साथ टाई अप होगे वो आपका ब्रोकर बताएगा, आइदर इट विल बी नेशनल और सेंट्रल, इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, वो आपका ब्रोकर बताएगा। ये सब चीज़ें ब्रोकर, कहाँ से आप रजिस्टर हो रहे हो, क्लाइंट कोड नंबर, वो सब फॉर्म में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी ना, फिर आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, जिसको हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोलते हैं। अच्छा, बट ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो एक बेसिक लेवल का अकाउंट है, जिसमें आप शेयर को बेच खरीद तो सकते हो, पर एक सिंगल डे के लिए। वो आपके सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे, मतलब आपको वो डीमैट अकाउंट में नहीं मिलेगा। बट जो एक प्रॉपर इन्वेस्टर होता है, जो एक प्रॉपर लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो डीमैट अकाउंट ही खुलवाते हैं। और जनरली क्या मतलब 100 में से 100 लोग यार डीमैट अकाउंट ही खुलवाएंगे। बेनिफिशियल ओनर भी इसको बोला जाता है अकाउंट को। एंड देन देयर इज समवन हु इज इन्वॉल्व एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये कौन होता है सर? ये ब्रोकर ही है, ही इज अ ब्रोकर, जो आपके बिहाफ पे फॉर्म सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज में और डिपॉजिटरी में। स्टॉक एक्सचेंज में क्यों? परमिशन लेगा आपकी कि आपको वो ट्रेड अलाउ करे, और डिपॉजिटरी से परमिशन लेगा कि आपके सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली स्टोर करवाए वहाँ पे, ठीक है। तो आपका बैंक अकाउंट उससे टाई अप हो जाएगा ट्रांजैक्शंस के लिए। अब आपको, जैसे मिस्टर ए ने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा, उनको शेयर्स खरीदने थे, उन्होंने ब्रोकर को इन्फॉर्म करा, ज़रोधा के एप्लीकेशन पे उन्होंने बाय का ऑर्डर डाला, बिड करा उन्होंने वो प्राइस, और मिस्टर बी ने सेल का ऑर्डर किया अपने प्लेटफॉर्म पे। हमने एग्जांपल लिया था जैसे अपस्टॉक्स पे, उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस करा सेल करने के लिए। क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको टाइप करनी है, कितनी यूनिट खरीदनी है, किस प्राइस पे, ठीक है। अगर अभी वो प्राइस नहीं है, मतलब जिस प्राइस पर मिस्टर ए बिड करना चाहते हैं उस प्राइस पे कोई ऑफर नहीं कर रहा। यहाँ पर तो अभी हमने पीछे मैच कर लिया था ना, जिस प्राइस पर ए खरीदना चाहते थे उस प्राइस पर ही बी सेल कर रहे थे, तो वो मैच था, तो बड़ा सिंपल था समझना। बट अगर मिस्टर ए ने 1000 रुपये के प्राइस पे शेयर खरीदने की डिमांड करी मंडे को, और मिस्टर बी या किसी और इन्वेस्टर ने उस प्राइस पर बेचने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी वेंसडे को, तो वेंसडे विल बी डिक्लेयर्ड एज द ट्रांजैक्शन डे, द डे ऑन द ट्रेड डे, ठीक है। ट्रांजैक्शन वाला डे कौन सा हो जाएगा? फिर वेंसडे हो जाएगा, फिर थर्सडे को सेटलमेंट होगा, ठीक है। सो जो प्राइस अवेलेबल है वो चेक होगा, अगर है तो बहुत बढ़िया, तो कंफर्मेशन स्लिप इशू हो जाएगी ट्रेड की, कि अब आपका ट्रेड कंफर्मेशन हो गया प्राइस मैच करने के बाद, तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि यू हैव बीन इशूड द ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। स्लिप इशू हो जाने के बाद दोनों इन्वेस्टर्स को अपनी जगह पे शांत बैठे रहना है, और आगे का जो भी काम होगा वो ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज संभालेंगे। मिस्टर ए को शेयर खरीदने थे, अब जब ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू हो चुकी है तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, कि ये काम लीगल हो। एक तो कंफर्म हो गया,
बट कंफर्मेशन से थोड़ी एक लीगल चीज कंफर्म हो गया कि अब प्रॉपर तरीके से ट्रेड होगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना पड़ेगा ज़ेरोधा वालों को और अपस्टॉक्स वालों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर को ये प्रूफ देने के लिए कि किस प्राइस पे, कितनी क्वांटिटी में, किस टाइम में, कौन सी डेट को ट्रेड फाइनल हुआ, ताकि एक लीगल बाउंडेशन बन जाए कि भाई कल को अगर इन्वेस्टर बोलता है कि मैंने तो उस प्राइस पे खरीदा ही नहीं, तो प्लेटफॉर्म वाले भी अपनी तरफ से सेफ रहे और इन्वेस्टर भी अपनी तरफ से सेफ रहे, दोनों जगह से ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप जो थी वो लीगली इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप कल को अगर कंप्लेंट करना चाहो तो उसके बिहाफ पे कर दो, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करा जाता है। लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में, लेट मी हैव अ लुक एट इट। सो हियर वी हैव द वर्ड ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये जनरली एट द एंड ऑफ द डे इशू हो जाता है, लास्ट, मतलब अगर मंडे को अगर मैच हो गया ना, तो मंडे दोपहर 3 साढ़े 3 बजे तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल पे आपके आ जाएगा। और आजकल ईमेल पे नहीं, आपको अपने एप्लीकेशन पे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट वहीं पे विजिबल होगा, वहीं से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और वैसे तो पहले का टाइम था 24 आवर्स का था, क्योंकि पहले जो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट होती थी ना वो T+2 डेज में होती थी। मतलब आपने मंडे को ट्रेड करा, मंडे को आपने ट्रांजैक्शन करी तो वेंसडे को जाके वो सेटलमेंट होती थी। बट अब 2023 से, सिंस 2023 जनवरी के महीने से शुरू, अभी हम 2024 में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लास्ट ईयर 2023 जनवरी में गवर्नमेंट ने और सेबी ने ये क्लियर कर दिया था कि इंडिया में जो भी ट्रेड होगा वो 1 दिन के अंदर अंदर सेटल हो जाना चाहिए, नॉट लॉन्गर देन दैट। चाइना पहली कंट्री थी जिन्होंने T+1 सेटलमेंट अडॉप्ट करा था, इंडिया सेकंड कंट्री बनी जिन्होंने T+1 मेथड को अडॉप्ट करा उनके बाद। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब 24 आवर्स नहीं, अगर तो प्राइस मैच हो गया तो हैंड टू हैंड इशू कर देगा आपको प्लेटफॉर्म। अगर आपके लिए, अगर वो प्राइस अभी अवेलेबल नहीं है तो जिस भी दिन आप ट्रेड करोगे उसके एट द एंड इशू हो जाएगा, वरना नेक्स्ट डे के सुबह सुबह आपको लास्ट भाई इशू हो जाएगा, क्योंकि सेटलमेंट उन्हें उसी दिन करना होगा ना। सो यूनिक ऑर्डर कोड उस पर लिखा हुआ होगा, ताकि जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन नंबर होता है, ट्रांजैक्शन कोड होता है, वैसे ही दोनों लोगों ने ट्रेड करा और वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, क्योंकि अगर जानते होंगे तो एक फेयर ट्रेड नहीं हो पाएगा ना, खरीदने वाला बोलेगा कम प्राइस, बेचने वाला बोलेगा ज़्यादा प्राइस। तो इसीलिए ब्रोकर चाहिए और स्टॉक एक्सचेंज चाहिए जो इनकी ये जो लड़ाई झगड़े हैं उनको बाहर रखें और ट्रेड को फेयर रखें और इलेक्ट्रॉनिकली ये सब चलता रहे प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो, अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो गया, अब तो अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट में, now you are in legal contract, तो the moment contract note is issued, जिसको शेयर बेचने हैं उसके डीमैट अकाउंट से शेयर चले जाएंगे और जिसको खरीदने हैं शेयर उसके बैंक अकाउंट से पैसे माइनस हो जाएंगे। आजकल ना पता है ये लोग क्या करते हैं प्लेटफॉर्म्स वाले, वो फंड्स पहले से ही ऐड करवा के रखते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वरना बैंक में कभी बैलेंस है या नहीं है पता नहीं। तो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पहले वो लोग इंश्योर करते हैं कि आप जिस एप्लीकेशन से ट्रेड कर रहे हो उनका अपना एक वॉलेट सिस्टम बोल दो कि वो इतना फंड आपके उस प्लेटफॉर्म के में होना चाहिए। अब आप किसी पे भी ट्रेड करो, ज़ेरोधा पे, अपस्टॉक्स पे, 5 पैसा पे, एंजल ब्रोकिंग पे, पहला वो बोलेंगे पैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे रखवाओ, हमें बैंक से रिलेटेड नहीं है। अब बैंक में पैसा है नहीं, कौन वेरीफाई करे, कौन पता करे, पहले हमारे ही एप्लीकेशन में पैसा रखवाओ, फिर हम ट्रेड कंफर्म करेंगे आप खरीद भी पाओगे या नहीं। ठीक है, बेचने में तो चलो आपके पास पैसे आने हैं, बट इफ़ यू वांट टू बाय शेयर्स तो पहले फंड फिर ऑर्डर जाएगा। तो जब आपकी ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू हो जाएगी ना, वो तभी फंड माइनस कर देते हैं। वो जब आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह का वेट नहीं, वो इमीडिएटली पैसा डेबिट हो जाएगा। एंड आई एम सेइंग मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट नोट आज के टाइम पे इमीडिएटली इशू हो जाता है, वो आपको वेट करना ही नहीं पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में शेयर भी आ जाए। ठीक है जी, तो जो पे इन डे है, जिस दिन जो हम अल्टीमेटली बोलेंगे जिस दिन आपके अकाउंट से शेयर जा रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, जो आपको चाहिए वो आपको पे आउट डे पे मिलेगा। और जो आप गिव अप कर रहे हो, मतलब अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे, और अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो आपके अकाउंट से शेयर जाएंगे। शेयर जाते हैं डीमैट अकाउंट से, पैसे जाते हैं जो एप्लीकेशन है उसके फंड्स में से जहां पर आपने पहले से ऐड कर रखे हैं, और अगर बैंक से आपने लिंक कर रखा है तो बैंक से जाएंगे। बट जनरली मैंने बताया एप्लीकेशन में पहले ऐड करने पड़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं एप्लीकेशन वाले। तो कैश सिक्योरिटीज डिलीवर हो जाएंगी पे इन डे में, ब्रोकर को मिल जाएंगी, ब्रोकर दे देगा स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज आगे वाले बंदे को फॉरवर्ड कर देगा। जैसे मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदने हैं ना, तो उनके अकाउंट से पैसा ब्रोकर ले लेगा, ज़ेरोधा ने पैसे ले लिए और स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, अब स्टॉक्स को पैसे देगा, अब स्टॉक्स वाले मिस्टर बी को पैसे देंगे। फिर उल्टा होगा मिस्टर बी से, मिस्टर बी ने शेयर डीमैट अकाउंट से हटाए, उनके ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। अब स्टॉक्स ने ले लिए, अब स्टॉक्स ने हैंड ओवर करे स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज ने दिए ज़ेरोधा को, ज़ेरोधा ने दिए मिस्टर ए के अकाउंट में। ठीक है, जिस दिन ये हो रहा है ये पे आउट डे है, दिस इज दी पे आउट डे। ये अब T+1 में हो जाता है बेटा। 2003 में सेबी ने कहा था कि T+2 डे रखो,
ये मल्टीपल टाइम चेंज हो चुका है। 2001 में उन्होंने कहा था 5 दिन के अंदर सेटलमेंट, 2002 में उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर सेटलमेंट, फिर 2003 में उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट करो, इससे ज़्यादा नहीं टाइम, और 2023 में उन्होंने कहा सिंगल डे, नॉट मोर देन दैट, सेटलमेंट होनी चाहिए, पे आउट डे आपका हो जाएगा, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर अंदर मिस्टर बी को पैसे मिल जाने चाहिए, क्योंकि अपस्टॉक्स वालों ने पैसे ले लिए हैं मिस्टर ए से, ठीक है। अगर वेंसडे तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा के कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं कि मैंने ट्रेड करा था मंडे को, वेंसडे हो गया, मेरे खाते में पैसे अभी तक नहीं आए, कॉन्ट्रैक्ट नोट मेरे को इशू था तरीके से ट्यूसडे को आना चाहिए, बट 24 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया हुआ है पे आउट डे के लिए लास्ट, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। बट जनरली यार मंडे का ट्रेड ट्यूसडे में सेटल हो जाता है, बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम आ गई स्टॉक मतलब ब्रोकरिंग हाउस में कुछ ऐसा हो गया तो वो वेंसडे मॉर्निंग तक लास्ट करेंगे, अदरवाइज उनको भी अपनी कंपनी की चिंता है, ठीक है। इतना लंबा टाइम होता नहीं, पेमेंट उनको ऑलरेडी मिल चुकी है तो उनको सेटल करनी है एट द अर्लीस्ट, बट स्टिल फॉर अ सेफर साइड उनको 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है कि भाई लास्ट इतना, इससे ज़्यादा नहीं। बट डीमेट अकाउंट में शेयर ट्यूसडे को आ जाएंगे, डीमेट अकाउंट में आपके जो शेयर्स हैं वो ट्यूसडे को आ जाएंगे, मिस्टर ए को उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस वो डिलीवरी कर देंगे शेयर्स की इन्वेस्टर के अकाउंट में, इन्वेस्टर ने ऑलरेडी अपनी डिटेल्स लिखी हुई है डीमेट अकाउंट में, तभी तो वो ट्रेड कर पा रहा है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी जरूरत है ये, और जो हमने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंगली मिस्टर ए के डिपॉजिटरी में जिसमें उनका अकाउंट जुड़ा हुआ है वहाँ उनके शेयर्स चले जाएंगे। सो दिस इज ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, ठीक है। एक दिन के अंदर काम हो जाता है, आप आज शेयर खरीदो, कल आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। पैन कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिफोर स्टार्टिंग योर डीमेट अकाउंट, ठीक है। 18+ की एज उससे कंफर्म हो जाती है, आपको प्रोफेशन वगैरह सब कुछ पैन कार्ड से ट्रैक हो जाता है। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे बिफोर एंडिंग द वीडियो। ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट फॉर्म हुआ, इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट खोला और ट्रेडिंग अकाउंट खोला, पहले ट्रेडिंग फिर डीमेट, फिर उसके बाद आपकी जब भी ट्रेड करना है आप ट्रेड करो, बाय करना है बाय, सेल करना है सेल, ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप आ गई, 24 घंटे के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट जब इशू हो गया, आपको जो भी सरेंडर करना है, शेयर करने हैं, शेयर हट जाएंगे आपके अकाउंट में से, आपको शेयर खरीदने हैं तो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे पे एंड डे, ठीक है। पे एंड डे के नेक्स्ट डे जब पे एंड डे होगा दैट इज द ट्रेड डे, टी डे, ट्रेड या फिर अब इसको ट्रांजैक्शन बोलो, जनरली टी इन T+1 स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन डे। ट्रांजैक्शन के नेक्स्ट डे दैट इज मंडे के बाद ट्यूसडे विल बी पे आउट डे, जिस दिन मिस्टर ए को शेयर शो होंगे उनके डीमेट अकाउंट में और मिस्टर बी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, या लास्ट वेंसडे तक उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि उनके ब्रोकर ने पैसे ऑलरेडी ले लिए हैं, क्योंकि मिस्टर ए के अकाउंट से पैसे मंडे को डिडक्ट हो गए थे पे एंड डे पे, राइट। सो दिस इज योर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। कोई भी डाउट डिफिकल्टी है किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, हैव अ ग्रेट डे।